स्वागत है। आज हम सेप्सिस पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो जानलेवा हो सकती है और आज हमारा फोकस रहेगा इसके मैनेजमेंट के लिए जो लेटेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं 2021 की सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन यानी एसएससी गाइडलाइंस पर। बिल्कुल, और ये गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं और सेप्सिस के इलाज में मतलब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें काफ़ी मदद करते हैं। हाँ, और हमारे पास आज इसके लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस यानी एएएफपी का एक सारांश है पबमेड से, जो ओरिजिनल गाइडलाइंस हैं उनका सार है, और एक रिव्यू आर्टिकल भी है जो खास तौर पर 2016 के बाद क्या-क्या बदला है उस पर फोकस करता है। जी। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इन सब डिटेल सोर्स से वो सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल जानकारी निकालें जो सीधे-सीधे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के काम आए। और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा सेप्सिस से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। करीब-करीब 1/3 मरीजों की जान चली जाती है। तो जल्दी पहचान और सही मैनेजमेंट वो सच में ज़िंदगी बचा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले पहचान, आइडेंटिफिकेशन। नई गाइडलाइंस के हिसाब से सेप्सिस को कैसे पहचानें? क्या वो जो QSOFA स्कोर था, क्विक सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, क्या वो अब भी भरोसेमंद है? यहीं पर एक अहम मतलब ध्यान देने वाला बदलाव है। देखिए 2021 की गाइडलाइंस QSOFA को अकेले स्क्रीनिंग टूल की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ एक कमजोर सिफारिश देती हैं। अच्छा, कमजोर सिफारिश क्यों? हाँ, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी है मतलब मरीज को सही पहचानने की क्षमता वो थोड़ी कम पाई गई है। कहने का मतलब है ये उन मरीजों को मिस कर सकता है जिनके नतीजे आगे जाकर खराब हो सकते हैं। तो अगर QSOFA अकेला काफी नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स को किन टूल्स पर भरोसा करना चाहिए? हाँ, तो बेहतर ऑप्शंस हैं जैसे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम यानी सार्स क्राइटेरिया, सार्स, हाँ। नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर न्यूज़ न्यूज़ स्कोर, हाँ। और मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर म्यूज़। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सबसे सटीक पाए गए हैं, औसतन 81% सेंसिटिविटी और 72% स्पेसिफिसिटी। अरे वाह! 81% सेंसिटिविटी, लेकिन हाँ, लेकिन उनकी उपलब्धता मतलब हर जगह तुरंत अवेलेबल होना वो अभी एक चैलेंज है। समझ गए। और लैक्टेट लेवल्स का क्या? उनका क्या रोल है पहचान में? लैक्टेट बहुत जरूरी है। जब भी सेप्सिस का शक हो तो शुरू में ही लैक्टेट लेवल मापने की सिफारिश की जाती है। अगर लैक्टेट बढ़ा हुआ है तो वो सीधे सीधे डेथ रेट से जुड़ा है। पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो 5 है इसका। अच्छा। और अगर लैक्टेट नॉर्मल है तो सेप्सिस होने की संभावना कम हो जाती है। नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो 0.3 है। तो ये ना सिर्फ पहचान में मदद करता है बल्कि आगे जो रिससिटेशन यानी पुनर्जीवन के प्रयास होते हैं उनको गाइड करने में भी मदद करता है। और हाँ, एक और बात, अस्पतालों में जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलते हैं जैसे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, स्टाफ की ट्रेनिंग, सेप्सिस बंडल्स का इस्तेमाल और इन सब की मॉनिटरिंग, इनसे डेथ रेट कम होता है। ऑड्स रेशियो 0.66 देखा गया है, खासकर उन देशों में जहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, पहचान के बाद अगला कदम है रिससिटेशन, यानी पुनर्जीवन। तो शुरुआती फ्लूइड थेरेपी पर आते हैं। वो जो पहले 3 घंटों में 30 ml पर केजी क्रिस्टलॉइड फ्लूइड देने की सिफारिश थी, उसका क्या हुआ? क्या वो अब भी उतनी ही मजबूत है? हाँ, ये एक और ध्यान देने वाला बदलाव है। 2021 में ये जो 30 ml पर केजी क्रिस्टलॉइड वाली बात थी ना, हाँ, हाँ। उसकी सिफारिश की स्ट्रेंथ मतलब प्रबलता, उसको मजबूत से घटाकर कमजोर कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? और इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है डॉक्टर्स के लिए? देखिए, वजह यह है कि हालांकि ये मात्रा कुछ बड़े ट्रायल्स जैसे प्रोसेस, प्रोमिस, अराइज, उनमें जो मरीजों को औसतन फ्लूइड मिला था, उससे मिलती-जुलती है। हम्म। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में फायदा भी दिखा है, खासकर हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारी वाले मरीजों में। लेकिन सीधा कंपैरिजन करने वाले अच्छे आरसीटीज मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो अलग-अलग फ्लूइड वॉल्यूम को कंपेयर करें, उनकी कमी है। तो मतलब ये 30 ml एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर पत्थर की लकीर नहीं। बिल्कुल। अब इसे आंख बंद करके हर मरीज पर लागू करने की बजाय मरीज की व्यक्तिगत स्थिति, उसके रिस्पॉन्स को देखकर फैसला लेना ज्यादा जरूरी हो गया है। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये शुरुआती फ्लूइड नहीं दिया जाता, हाँ। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज बताती हैं कि हाइपोटेंशन ठीक होने में देरी हो सकती है और आईसीयू स्टे और डेथ रेट बढ़ सकता है। समझ गई। अच्छा, फ्लूइड कौन सा दें? बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड जैसे लैक्टेटेड रिंगर्स, या फिर नॉर्मल सलाइन? यहाँ कोई क्लियर गाइडेंस है? यहाँ 2021 में एक नई, हालांकि कमजोर सिफारिश आई है।
सुझाव ये है कि नॉर्मल सलाइन यानी 0.9% NaCl की जगह बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड का इस्तेमाल किया जाए। ओके, बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड, इसका कारण? इसका आधार कुछ स्टडीज हैं, जैसे स्मार्ट ट्रायल का सेप्सिस सबग्रुप, जहां बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड से डेथ रेट में थोड़ी कमी देखी गई, OR 0.90। सबूत बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए सिफारिश भी कमजोर है। और मामला थोड़ा और उलझ जाता है क्योंकि क्योंकि? क्योंकि गाइडलाइंस फाइनल होने के बाद एक और बड़ा ट्रायल आया, बैसिक्स ट्रायल, जिसमें दोनों तरह के फ्लूइड्स में 90 दिन की डेथ रेट में कोई खास फर्क नहीं मिला। हो सकता है आईसीयू आने से पहले मिले फ्लूइड ने असर डाला हो। तो अभी भी थोड़ी बहस है इस पर। तो क्रिस्टलॉइड पहली पसंद है, एल्ब्यूमिन या दूसरे कोलॉइड्स का क्या? एल्ब्यूमिन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब जब बहुत ज्यादा क्रिस्टलॉइड देने के बाद भी ब्लड प्रेशर ना सुधर रहा हो। शुरू में देने का कोई खास फायदा नहीं दिखता, और ये महंगा भी है। और वो जो HES हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च है, हाँ, HES। उससे तो बिल्कुल बचना है, वो डेथ रेट बढ़ाता है। और सिंथेटिक कोलॉइड्स जिलेटिन के लिए भी सबूत नहीं है, तो उसकी भी सिफारिश नहीं है। ठीक है, तो शुरुआती फ्लूइड बोलस दे दिया, अब आगे जारी रिससिटेशन को कैसे गाइड करें? क्या वही पुराने तरीके जैसे हार्ट रेट देखना या सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP नापना काफी है? ये एक और एरिया है जहां सोच बदली है। गाइडलाइंस अब स्टैटिक मेजर्स, जैसे आपने कहा हार्ट रेट, CVP, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनके बजाय डायनामिक मेजर्स पर ज्यादा जोर देती हैं। डायनामिक मेजर्स मतलब? मतलब वो तरीके जो ये बताते हैं कि मरीज फ्लूइड देने पर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। स्टैटिक मेजर्स जैसे CVP वो फ्लूइड की जरूरत का सही अंदाजा नहीं दे पाते। इसके उलट डायनामिक मेजर्स का इस्तेमाल असल में डेथ रेट कम करता है। रिस्क रेशो 0.59 देखा गया है। अच्छा, तो ये डायनामिक मेजर्स कौन से हैं? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे पैसिव लेग रेजिंग PLR करके कार्डियक आउटपुट में बदलाव देखना, PLR, हाँ। या फिर फ्लूइड चैलेंज देने पर स्ट्रोक वॉल्यूम या पल्स प्रेशर में कितना बदलाव आता है वो नापना। ये तरीके हमें बताते हैं कि मरीज का दिल और फ्लूइड झेल सकता है या नहीं। इनके अलावा दो और चीजें हैं जो मदद करती हैं। एक तो लैक्टेट क्लीयरेंस, मतलब लैक्टेट लेवल का कम होकर नॉर्मल की तरफ जाना। हाँ, वो तो पहले भी बात हुई थी। कैपिलरी रीफिल टाइम CRT का नॉर्मल होना। एंड्रोमेडा शॉक ट्रायल के बाद CRT को भी परफ्यूजन के बाकी मेजर्स के साथ इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि उस ट्रायल में CRT गाइडेड और लैक्टेट गाइडेड रिससिटेशन में डेथ रेट लगभग बराबर ही था, तो ये भी एक कमजोर सिफारिश है। समझ गई। अच्छा, मान लीजिए फ्लूइड्स काफी नहीं हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम है, तब आते हैं वैसोप्रेसर्स। यहाँ क्या टारगेट है और क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, अगर फ्लूइड से हाइपोपरफ्यूजन ठीक नहीं हो रहा, तो वैसोप्रेसर्स की जरूरत पड़ती है। टारगेट मीन आर्टीरियल प्रेशर मैप 65 mmHg रखना है। इससे ज्यादा ऊंचा टारगेट रखने से सर्वाइवल बेहतर नहीं होता, ऐसा देखा गया है। और वैसोप्रेसर शुरू करने के तरीके में शायद कुछ नया है? सेंट्रल लाइन का इंतजार करना अब जरूरी नहीं रहा। सही पकड़ा। ये 2021 में एक नई कमजोर सिफारिश है। अब ये सुझाव दिया गया है कि सेंट्रल वीनस कैथेटर लगने का इंतजार करने के बजाय आप पेरिफेरल IV लाइन से ही वैसोप्रेसर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है इमरजेंसी में। हाँ, क्योंकि सबूत बताते हैं कि थोड़े समय के लिए, मतलब 6 घंटे से कम, पेरिफेरल इस्तेमाल सेफ है और इससे आप टारगेट ब्लड प्रेशर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। जाहिर है आर्टीरियल लाइन से लगातार BP मॉनिटरिंग जरूरी है, हाँ, वो तो है। ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे इश्कीमिया या दवा का लीक होना, एक्स्ट्रावेजेशन, उसका खतरा कम रहे। और एक और जरूरी बात, मरीज का 6 घंटे के अंदर ICU में पहुंचना भी जरूरी है। ED में ज्यादा देर रहने से डेथ रेट बढ़ता है। वैसोप्रेसर चुनना हो तो पहली पसंद क्या है, और अगर वो काफी ना हो तो? पहली पसंद नॉरएपिनेफ्रीन है। विकल्प के तौर पर एपिनेफ्रीन या डोपामाइन दे सकते हैं, लेकिन डोपामाइन से लैक्टेट बढ़ने और एरिथमिया का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके। अगर नॉरएपिनेफ्रीन की डोज मान लीजिए 0.25 से 0.5 माइक्रोग्राम प्रति किलो प्रति मिनट तक पहुंच गई है और MAP अब भी टारगेट पर नहीं है, तो फिर वेसोप्रेसिन 0.03 यूनिट मिनट जोड़ने पर विचार करना चाहिए। नॉरएपिनेफ्रिन प्लस वैसोप्रेसिन। हाँ, और अगर इन दोनों से भी बात ना बने, तब एपिनेफ्रीन एक ऑप्शन है। और एक खास स्थिति है, अगर फ्लूइड पूरा दे दिया है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पर हाइपोपरफ्यूजन यानी टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई अभी भी कम है, तो नॉरएपिनेफ्रीन में डोबुटामाइन जोड़ना या अकेले एपिनेफ्रीन देना ये विकल्प हो सकते हैं। बहुत विस्तार से बताया आपने। अच्छा, अब इन्फेक्शन कंट्रोल पर आते हैं। यहाँ तो टाइमिंग बहुत जरूरी है ना? यहाँ तो समय ही सब कुछ है। एंटीमाइक्रोबियल दवाएं, मतलब एंटीबायोटिक्स देने में जितनी देरी होगी,
डेथ रेट उतना ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल साफ है। 2021 की गाइडलाइंस एंटीबायोटिक शुरू करने के टाइम को लेकर काफी डिटेल्ड है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन का शक कितना पक्का है और शॉक है या नहीं। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मरीज में आँख बंद करके 1 घंटे में एंटीबायोटिक देना ही सही नहीं है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। पहला, अगर सेप्सिस पक्का है या बहुत ज़्यादा संभावना है और मरीज शॉक में है, हाँ। तो कोई सवाल ही नहीं। जितनी जल्दी हो सके, आइडियली 1 घंटे के अंदर एंटीमाइक्रोबियल दें। ये एक मजबूत सिफारिश है। शॉक में हर घंटे की देरी खतरनाक है। ठीक है। और अगर शॉक है पर सेप्सिस की संभावना है, पक्का नहीं? तब भी स्थिति गंभीर है। यहां भी तुरंत एंटीमाइक्रोबियल दें 1 घंटे के अंदर। ये भी मजबूत सिफारिश है। रिस्क ज्यादा है। ओके। अब तीसरी स्थिति, सेप्सिस की संभावना तो है पर मरीज शॉक में नहीं है। यहां थोड़ा सोचने का समय है। गाइडलाइंस कहती हैं कि पहले तेजी से इन्फेक्शन के कारणों का मूल्यांकन करें। अगर जांच के बाद भी इन्फेक्शन का शक मजबूत रहता है, तो पहचान के 3 घंटे के अंदर एंटीमाइक्रोबियल दे दें। ये एक कमजोर सिफारिश है। यहाँ तात्कालिकता और एंटीबायोटिक के ओवरयूज से बचने के बीच बैलेंस बनाना है। और चौथी स्थिति, अगर इन्फेक्शन का शक कम है और शॉक भी नहीं। इस स्थिति में गाइडलाइंस एंटीमाइक्रोबियल ना देने और मरीज को बारीकी से मॉनिटर करते रहने का सुझाव देती हैं। ये भी एक कमजोर सुझाव है। तो मतलब केस टू केस बेसिस पर फैसला लेना है, मरीज की गंभीरता और इन्फेक्शन की संभावना देखकर। अच्छा, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट का क्या? क्या वो एंटीबायोटिक शुरू करने या रोकने के फैसले में मदद करता है? गाइडलाइंस के अनुसार प्रोकैसेटोनिन का इस्तेमाल एंटीबायोटिक शुरू करने के फैसले में मदद नहीं करता। इससे डेथ रेट या हॉस्पिटल आईसीयू स्टे में कोई सुधार नहीं देखा गया है। इसलिए इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। रोकने के लिए इसका रोल अलग हो सकता है, पर शुरू करने के लिए नहीं। ठीक है। अब एम्पिरिक कवरेज की बात करते हैं, जैसे एमआरएसए या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन, कब कवर करना चाहिए? यहाँ मरीज के व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस एमआरएसए का हाई रिस्क है, जैसे पहले इन्फेक्शन हुआ हो या लोकल रेट्स ज्यादा हों, तो एम्पिरिक कवरेज दें। क्योंकि क्रिटिकली इल मरीजों में करीब 5% इन्फेक्शन एमआरएसए के होते हैं और देरी से डेथ रेट बढ़ सकता है। हम्म। इसी तरह अगर एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हाई रिस्क है, जैसे हाल में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो या हाल में एंटीबायोटिक्स ली हो, तो 2 एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन थेरेपी देने पर विचार करें। हालांकि इससे ओवरऑल डेथ रेट सुधरता है, ऐसा पक्का सबूत नहीं है, पर सही कवरेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और फंगस के लिए? वही लॉजिक। अगर इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन का हाई रिस्क है, जैसे मरीज इम्यूनोसप्रेस्ड है या लंबे समय से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पर है, तो एम्पिरिक एंटीफंगल दें। हालांकि इससे भी शॉर्ट टर्म डेथ रेट में सुधार का पक्का सबूत नहीं है, पर हाई रिस्क मरीजों में ये जरूरी हो सकता है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए एक और बात। शुरुआती बोलस के बाद उन्हें लगातार इन्फ्यूजन या लंबे समय तक इन्फ्यूजन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन के तौर पर देना, रुक-रुक कर बोलस देने से बेहतर एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन देता है और शायद शॉर्ट टर्म डेथ रेट कम करता है। ओके। और इन्फेक्शन के सोर्स को कंट्रोल करना, जैसे कोई एब्सेस हो या नेक्रोटिक टिश्यू हो। ये बेहद बेहद ज़रूरी है। मतलब अगर कोई फोड़ा है तो उसे ड्रेन करना, कोई गैंग्रीन वाला टिश्यू है तो उसे हटाना, डिब्राइडमेंट, या कोई इन्फेक्टेड कैथेटर या डिवाइस है तो उसे निकालना। इसे शुरुआती रिससिटेशन के बाद जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, और ये सीधे सीधे मरीज के बचने की संभावना को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं वेंटिलेशन पर। जिन मरीजों को सांस लेने में मदद चाहिए, उनके लिए क्या खास सुझाव हैं? अगर सेप्सिस की वजह से हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है, तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एनआईवी जैसे बीपैप या सीपैप के बजाय हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन एचएफएनओ को प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अच्छा, एचएफएनओ बेहतर है एनआईवी से? हाँ, स्टडीज में एचएफएनओ से 90 दिन का सर्वाइवल बेहतर देखा गया है और इंट्यूबेशन की जरूरत भी कम पड़ी है। अगर पारंपरिक ऑक्सीजन थेरेपी से तुलना करें, तो भी एचएफएनओ इंट्यूबेशन की जरूरत कम करता है। हालांकि डेथ रेट पर खास फर्क नहीं देखा गया। और अगर स्थिति बिगड़कर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एआरडीएस तक पहुंच जाए, तब तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सेप्सिस प्रेरित एआरडीएस में फेफड़ों को बचाने वाली वेंटिलेशन स्ट्रेटजी लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन सबसे जरूरी है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहला,
कम टाइडल वॉल्यूम इस्तेमाल करें, 6 ml kg आइडल बॉडी वेट के हिसाब से। ज़्यादा वॉल्यूम फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इससे डेथ रेट कम होता है। NNT 11 है। लो टाइडल वॉल्यूम और प्रेशर का क्या? पीक एयरवे प्रेशर को 30 सेंटीमीटर एस्टो से नीचे रखने की कोशिश करें। ये भी डेथ रेट कम करता है। फिर आता है पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। हायर पीप का फायदा मुख्य रूप से मॉडरेट या सीवियर ARDS में दिखा गया है, जब PO2 FiO2 रेशियो 200 mmHg से कम हो। पीप को धीरे धीरे बढ़ाकर सबसे कम ड्राइविंग प्रेशर या लगभग 28 सेंटीमीटर H2O के प्लेटो प्रेशर तक पहुंचाया जा सकता है। और वो पेट के बल लेटाना, प्रोन पोजिशनिंग? हाँ, प्रोनिंग। मॉडरेट से सीवियर ARDS में मरीज को 12 घंटे से ज्यादा पेट के बल लेटाना, खासकर इंट्यूबेशन के पहले 36 घंटों में, सर्वाइवल इंप्रूव करता है। इससे प्रेशर सोर का खतरा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ती। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यानी मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में, अगर हल्की बेहोशी लाइट सेडेशन रखी जा सकती है तो लगातार इन्फ्यूजन के बजाय जरूरत पड़ने पर बोलस देना ज्यादा सेफ लगता है। और आखिर में VVECMO, एक्मो? हाँ, वेनो वीनस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये एक्सपर्ट सेंटर्स में एक ऑप्शन है जब पारंपरिक मैकेनिकल वेंटिलेशन फेल हो जाता है, और ये डेथ रेट कम कर सकता है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल थेरेपीज पर जल्दी से बात कर लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यहाँ 2016 से क्या बदला है? ये काफी चर्चा में रहता है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। 2016 में गाइडलाइंस उन सेप्टिक शॉक मरीजों में स्टेरॉयड के खिलाफ थीं जिनका ब्लड प्रेशर, फ्लूइड और वेजोप्रेसर से स्टेबल हो गया था। लेकिन अब 2021 में अब गाइडलाइंस उन सेप्टिक शॉक वाले मरीजों के लिए IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सुझाव देती हैं जिन्हें लगातार वैसोप्रेसर की जरूरत पड़ रही है। ये अभी भी एक कमजोर सिफारिश है, लेकिन सुझाव देने का है, न देने का नहीं। अच्छा, तो ये बदलाव क्यों आया? क्या डेथ रेट कम होता है स्टेरॉइड से? नए RCTs और मेटा एनालिसिस ये दिखाते हैं कि स्टेरॉइड शॉक से रिकवरी तेज करते हैं, लगभग 1.5 दिन जल्दी, और वैसोप्रेसर की जरूरत भी कम करते हैं। लेकिन डेथ रेट पर कोई पक्का साफ असर नहीं दिखा है। मतलब मरीज जल्दी स्टेबल हो सकता है, पर बचेगा या नहीं, इस पर स्टेरॉइड का असर क्लियर नहीं है। और रिस्क? एक संभावित रिस्क न्यूरोमस्कुलर कमजोरी है। सुझाई गई डोज हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mH दिन है, या तो लगातार इन्फ्यूजन में या हर 6 घंटे पर, और इसे वैसोप्रेसर शुरू होने के 4 घंटे बाद शुरू करना चाहिए। समझ गई। चलिए, बाकी एडिशनल थेरेपीज को फटाफट कवर करते हैं। खून चढ़ाना, शुगर कंट्रोल, विटामिन C, बाइकार्बोनेट और बचाव यानी प्रोफिलैक्सिस। बिल्कुल संक्षेप में, ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने के लिए रिस्ट्रिक्टिव थ्रेशोल्ड रखें। रिस्ट्रिक्टिव थ्रेशोल्ड मतलब हीमोग्लोबिन 7 GDL से कम होने पर ही दें। लिबरल थ्रेशोल्ड, ऊंचा टारगेट से कोई फायदा नहीं। स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, जिन मरीजों को रिस्क है उनमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI देने से पेट में ब्लीडिंग का खतरा कम होता है। डेथ रेट या निमोनिया पर असर नहीं। VTE प्रोफाइलैक्सिस, खून के थक्के जमने, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा होता है, 14% के आसपास। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन LMWH अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन UFH से बेहतर है DVT रोकने में। दवा के साथ मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस, स्टॉकिंग्स वगैरह जोड़ने से एक्स्ट्रा फायदा नहीं। ग्लूकोज कंट्रोल, थोड़ा लिबरल टारगेट रखें, 144 से 180 mg/dl या 8 से 10 mmol पर लीटर। इंसुलिन तभी शुरू करें जब शुगर लगातार 180 mg/dl से ऊपर जाए। बहुत टाइट कंट्रोल से डेथ रेट कम नहीं होता, बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन C, इसके इस्तेमाल के खिलाफ सुझाव है, स्टडीज में कोई फायदा नहीं दिखा। बाइकार्बोनेट, सेप्टिक शॉक से होने वाले लैक्टिक एसिडोसिस में आमतौर पर कोई फायदा नहीं, बस एक खास स्थिति है। अगर सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस pH < 7.2 और साथ में एक्यूट किडनी इंजरी AKI स्टेज 2 या 3 हो, तो शायद कुछ फायदा हो सकता है। बहुत बढ़िया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। और अंत में 2021 गाइडलाइंस में एक बिल्कुल नया सेक्शन जोड़ा गया है, सर्वाइवर केयर यानी सेप्सिस से बचने वालों की देखभाल। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि अक्सर हम मरीज के ICU या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है उस पर कम ध्यान देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बेहद जरूरी एडिशन है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि सेप्सिस से बचने के बाद भी जंग जारी रहती है। बहुत से लोग लंबे समय तक शारीरिक, कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता में कमी और भावनात्मक समस्याओं से जूझते हैं। इसे अब पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम कहते हैं। इस सेक्शन में 12 नई सिफारिशें हैं। तो कुछ खास सिफारिशें क्या हैं जिन पर हमारे साथी डॉक्टर्स को ध्यान देना चाहिए जब मरीज ठीक होकर घर जाने वाला हो? कुछ मजबूत सिफारिशें हैं जिन पर ज्यादा जोर है। मरीज और परिवार की आर्थिक और सामाजिक जरूरतें, जैसे घर, खाना, पैसे, आध्यात्मिक सपोर्ट,
इनके बारे में पूछें और जहां हो सके मदद के लिए रेफर करें। आईसीयू और हॉस्पिटल से छुट्टी की प्लानिंग मरीज और परिवार के साथ मिलकर करें। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, डिस्चार्ज के टाइम, आईसीयू से वार्ड जाते समय और हॉस्पिटल से घर जाते समय दवाओं की लिस्ट को बहुत ध्यान से मिलाएं, मेडिकेशन रिकंसिलिएशन, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। डिस्चार्ज समरी में साफ-साफ लिखें और बताएं भी कि आईसीयू में क्या हुआ, सेप्सिस का क्या निदान था, क्या इलाज मिला और पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम के बारे में जानकारी दें। जिन मरीजों में नई कमजोरियां या दिक्कतें आई हैं, उनके डिस्चार्ज प्लान में ऐसे डॉक्टर्स के फॉलोअप जरूर शामिल करें जो इन नई और लंबी चलने वाली समस्याओं को समझें और मैनेज कर सकें। और डिस्चार्ज के बाद भी शारीरिक, कॉग्निटिव और भावनात्मक समस्याओं के लिए असेसमेंट और फॉलोअप का इंतजाम करें। इनके अलावा कुछ कमजोर सिफारिशें भी हैं, जैसे पीयर सपोर्ट ग्रुप्स में भेजना, एक टीम से दूसरी टीम को जानकारी ठीक से देना, डिस्चार्ज से पहले और फॉलोअप में सेप्सिस के बारे में शिक्षा देना, क्रिटिकल केयर से वार्ड में जाने पर खास ट्रांजिशन प्रोग्राम, पोस्ट क्रिटिकल इलनेस फॉलोअप क्लिनिक में भेजना अगर है तो, और पोस्ट हॉस्पिटल रिहैब प्रोग्राम में भेजना, खासकर अगर मरीज लंबे समय वेंटिलेटर पर रहा हो। तो जोर इस बात पर है कि सेप्सिस का असर लंबे समय तक रह सकता है और हमें मरीज की पूरी रिकवरी जर्नी पर ध्यान देना है, सिर्फ हॉस्पिटल स्टे पर नहीं। बिल्कुल। हालांकि ये जो खास पोस्ट क्रिटिकल इलनेस प्रोग्राम हैं, उनके फायदों के सबूत अभी उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन ये साफ है कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन से जिंदगी की क्वालिटी QOL सुधरती है और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के लिए 2021 गाइडलाइन से सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? जैसे QSOFARE पर कम भरोसा करना, फ्लूइड और एंटीबायोटिक टाइमिंग में ज्यादा बारीकी से सोचना, पेरिफेरल लाइन से वैसोप्रेसर देना ठीक है, शॉक में स्टेरॉइड का सुझाव देना, और हाँ, ये सर्वाइवरशिप पर नया फोकस। हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। ये गाइडलाइंस हैं तो जटिल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो मरीजों के नतीजे बेहतर होने की पूरी संभावना है। और ट्रेंड ये दिख रहा है कि इलाज ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। रेसिसिटेशन के लिए डायनेमिक मेजर्स, एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्क देखना, और अब मरीज की लॉन्ग टर्म वेलबींग पर भी फोकस बढ़ रहा है। ये वाकई एक अहम दिशा है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, इन गाइडलाइंस में अब भी कुछ एरियाज हैं जहां पूरी क्लैरिटी नहीं है, जैसे लगातार फ्लूइड कैसे मैनेज करें या पोस्ट सेप्सिस केयर का बेस्ट मॉडल क्या हो। भविष्य को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या आगे रिसर्च या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जैसा आपने शुरू में पहचान के लिए कहा था, सेप्सिस मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, शायद इन गाइडलाइन से भी आगे जाकर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और हाँ, बिल्कुल, AI और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो इतने सारे डेटा को एनालाइज करके ऐसे पैटर्न और इंसाइट्स निकाल सकते हैं जो शायद हम इंसान आसानी से ना देख पाएं। इससे हमें मरीज के लिए और ज़्यादा सटीक इलाज तय करने में मदद मिल सकती है, चाहे वो फ्लूइड की बिल्कुल सही मात्रा हो, या सबसे असरदार एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन चुनना हो, या फिर पोस्ट सेप्सिस कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क का पहले से अंदाज़ा लगाना हो। तो हाँ, लगातार रिसर्च और टेक्नोलॉजी मिलकर सेप्सिस केयर के भविष्य को यकीनन और बेहतर बनाएंगे। इस बहुत ही डिटेल्ड और प्रैक्टिकल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साफ है कि सेप्सिस मैनेजमेंट एक लगातार डेवलप होने वाला फील्ड है और लेटेस्ट एविडेंस से अपडेटेड रहना हम सब के लिए, खासकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए, बहुत ज़रूरी है।